नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 13 के क्लॉज 2, 3 और 4 के बारे में जानेंगे। यह संविधान ड्राफ्ट 1948 का आर्टिकल 8 है, जिसे हम आर्टिकल 13 कहते हैं। इस पर बहस संविधान सभा में 29 नवंबर 1948 को हुई थी। भारतीय संविधान व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करता है। आर्टिकल 13 में क्रमशः 1 से लेकर 4 तक क्लॉज हैं। आज हम सिर्फ आर्टिकल 13 के 2, 3, 4 पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व में हम आर्टिकल 13(1) पर चर्चा कर चुके हैं। यह आर्टिकल 13(1) सम्यक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आर्टिकल 2, 3 और 4 का इंग्लिश में मूल पाठ इस प्रकार है। आर्टिकल 2, द स्टेट shall not make any law which take away or abridges the right conferred by this part, and any law made in the contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void। यदि हम हिंदी में जाने तो यह इस प्रकार है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। यदि हम इसको और सामान्य भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि या कानून का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि और कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में उस विधि या कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। उदाहरण के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य वर्सेज अम्बिका मिल्स 1974 का एक प्रकरण है, जिसमें इस आर्टिकल 13(2) को समझने की हम कोशिश करते हैं। अम्बिका मिल गुजरात की एक मिल थी। अम्बिका मिल ने बॉम्बे मिल वेलफेयर फंड द्वारा बनाए गए श्रम कल्याण अधिनियम 1953 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि इस एक्ट के क्लॉज 3, 6A और 7 में दिया गया प्रोविजन संविधान के मूल अधिकार 19 क्लॉज 1F का उल्लंघन करता है। पहले हम यह समझते हैं कि श्रम कल्याण उस अधिनियम 1953 में क्लॉज 3, 6 और 7 क्या है। बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 बॉम्बे राज्य द्वारा बनाया गया एक तरह से यह श्रम कल्याण कोष है, जिसका गठन मिलों कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य द्वारा बनाया गया था। इसका उपयोग मजदूरों के कल्याणकारी उद्देश्यों जैसे मजदूरों के बुनियादी मानकों को पूरा करना, बच्चों की शिक्षा, श्रमिकों के लिए रियायती दरों पर घर बनाना, चिकित्सा, परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराना था तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, उनके काम करने की स्थिति में सुधार करना इत्यादि था। महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड राज्य की उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जिसमें 5 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। एक्ट के अनुसार नियोक्ता को एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है जो किए गए योगदान से संबंधित सभी विवरणों को बताता है। यह नियोक्ता का दायित्व है कि वह अवैतनिक संचय को कल्याण बोर्ड को हस्तांतरित करे। नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा भुगतान किया गया वित्तीय योगदान श्रम कल्याण कोष का हिस्सा बन जाता है और बोर्ड को जमा किया जाता है। इस तरह की योगदान राशि का भुगतान वर्ष में 2 बार जुलाई और दिसंबर में किया जाता है। अंशदान की राशि नियोक्ता कर्मचारी इन दोनों का भुगतान नगद, मनी ऑर्डर या चेक के माध्यम से किए जाने का प्रोविजन किया गया था। नियोक्ता वर्ष में 2 बार आर्थिक योगदान का विवरण वेलफेयर कमिश्नर को प्रस्तुत करेंगे। वेलफेयर कमिश्नर अपने प्राप्त विवरण को आगे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। बोर्ड द्वारा इस निधि राशि का उपयोग श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यह उस एक्ट में प्रावधान रखा गया। यदि नियोक्ता द्वारा समय पर राशि जमा नहीं की जाती है तो एक्ट में अपराध और दंड दोनों का प्रावधान रखा गया। समय पर बकाया राशि जैसे कोई भी राशि जो कर्मचारियों को भुगतान के लिए देय है और नियोक्ता द्वारा देय होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर भुगतान यदि नहीं किया गया है तो इसमें कर्मचारियों को देय भुगतान और ग्रेजुटी शामिल है, जिसे हम अवैतनिक संचय भी कहते हैं।
भुगतान न करने पर कल्याण आयुक्त द्वारा नियोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी यदि नियोक्ता बाद में विफल रहता है और इस कार्रवाई को स्वीकार नहीं करता है तो 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपये तक का जुर्माना, इन दोनों का प्रावधान एक्ट में रखा गया। यह थे लेबर वेलफेयर फंड में प्रावधान। इस संबंध में अंबिका मिल ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज F भारतीय नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति को रखने और निपटाने के अधिकार की गारंटी देता है तथा यह नागरिकों का मूलभूत अधिकार है तथा राज्य द्वारा जारी किया गया बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इन मुद्दों को लेकर सरकार के विरुद्ध यह प्रकरण गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया। उच्च न्यायालय ने अंबिका मिल के फेवर में अपना फैसला दिया। गुजरात राज्य ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि संविधान में आर्टिकल 19(1) क्लॉज F भारतीय नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने और उसके निपटाने के अधिकार की गारंटी देता है तथा यह नागरिकों के मूलभूत अधिकार भी हैं, लेकिन यह मूलभूत अधिकार नागरिकों के लिए हैं, गैर नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ अंबिका मिल नागरिक नहीं है, यह मिल है और गैर नागरिक की परिभाषा में आती है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट गुजरात के फैसले को लड़ दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार बंबई लेबर वेलफेयर फंड की धारा 3, 6A और 7 संविधान के मूलभूत अधिकार के विरुद्ध नहीं है। अब हम आर्टिकल 13 के सब आर्टिकल 3 के प्रोविजन के इंग्लिश में मूल पाठ को भी जान लेते हैं। इसका इस प्रकार है, इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेजेस having in the territory of India the force of law. Subclause B, law in force include law passed by made by legislature or by other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in the particular area. संविधान के आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 को हिंदी में यदि हम जाने तो इस प्रकार है, यह अनुच्छेद में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं प्रभृति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निराश्रित नहीं कर दी गई, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णता या विस्तृत क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। यदि हम सामान्य शब्दों में समझें तो आर्टिकल 13 के अनुसार विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल कर विस्तृत रूप दिया गया है। पहला है स्थायी विधियां जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की जाती हैं, वह स्थायी विधियां हैं। अस्थायी विधियां जो राज्यपालों या राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश होते हैं, वह स्थायी विधियों में आते हैं। प्रत्यायोजित विधान जो कार्यपालिका द्वारा जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम या अधिसूचना बनाए जाते हैं। और चौथा, विधि के गैर विधायी स्रोत में जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़िवादी प्रथाएं। इस प्रकार उपरोक्त विधियों में से कोई भी मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 13 का 3 क्लॉज ख में इनफोर्स लॉ का उल्लेख है, वह यह है कि जो राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि या कानून है जो संविधान लागू होने के पहले से चलन में थे एवं संविधान लागू होने के बाद निरस्त नहीं किए जाएंगे, इनफोर्स लॉ कहलाते हैं। आर्टिकल 13 का अंतिम क्लॉज 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 राइट ऑफ इक्वालिटी। हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार है कि इस अनुच्छेद की कोई बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए इस संविधान की किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।
सामान्य भाषा में कहें तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो वह संविधान के आर्टिकल 13, 1, 2, 3 और 4 पर लागू नहीं होगा। यह सब आर्टिकल 24वें संविधान संशोधन जो 4 अगस्त 1971 को किया गया, यह जोड़ा गया था। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 13, 2, 3, 4 के संबंध में जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही आपके समक्ष संविधान के आर्टिकल 14 के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें, तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी दें। हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर, फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।